हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने इस चैप्टर की आपकी 2 वीडियो पढ़ चुके थे। उन वीडियो के बारे में देखा हमने। आगे क्या है देखो, इसके बारे में क्या आप जानते के बारे में कहता है। देखो यहाँ यह आपका सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। यह भारत की एक ऐसी बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें 4 आपके राज्य क्या है उनको जल प्राप्त हो रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इसके अंदर क्या आपके सम्मिलित है या शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में 9,490 गाँव तथा 173 कस्बों और राजस्थान में 124 गाँव के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। आगे क्या बताएगा देखो, क्या आप जानते हैं इसके अंदर। देखो जैसे आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी जो नदियां हैं उनके विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदियों के निचले भागों में जल प्रवाह क्या आपका कम हो जाएगा और कृषि और उद्योगों पर क्या है विपरीत असर पड़ेगा। या हम कावेरी जो नदी है उसके विवाद की बात करें जो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य के अंदर उसको लेकर चला हुआ है। और क्या कहता है देखो, इसके अंदर भारत के आगे मुख्य बांध नदियाँ और बांध बताए गए हैं। भाई कौन सी नदी पर आपका कौन सा बांध या किस नदी की शाखा पर ये बनाया गया है उनके बारे में बताया गया है मुख्य। देखो इसके अंदर जैसे आपकी सलालपुर प्रोजेक्ट है, ये क्या है जम्मू और कश्मीर के अंदर बनाया गया है। और किस नदी के ऊपर बनाया गया है, ये चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद क्या कहता है देखो, आपका जैसे भाखड़ा नांगल डैम है, आपका भाखड़ा बांध है, ये कहाँ बनाया गया है, ये देखो इसका सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है ये। और इसका जो संबंधित क्षेत्र इसमें क्या क्या आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बात आती है आपकी टिहरी की। टिहरी के अंदर क्या कहता है देखो, टिहरी बांध है आपका उत्तरांचल के अंदर बनाया गया है। और कहाँ पर बनाया गया है, ये भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है। जो आपकी गंगा नदी है उसको जहाँ भागीरथी के नाम से जाना जाता है उसके ऊपर क्या ये बनाया गया है। उसके बाद फिर कहता है आपका देखो, जैसे आपका नरोरा है, ये कहाँ है नरोरा आपका बांध उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये कहाँ बनाया गया है, गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद बात आती है आपकी इसी में देखो आपका जैसे चंबल नदी के ऊपर बनाया गया आपका एक कोटा बैराज, राणा सागर प्रताप, गांधी सागर, इनके बारे में देखते हैं हम। जैसे आपका कोटा बैराज तथा राणा सागर प्रताप है, ये कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। किस नदी के ऊपर बनाया गया, इनको चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। फिर बात आती है आपकी उसके आगे, जैसे आपका गांधी सागर था, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। फिर आपका आता है देखो परवारा है, परवारा के बारे में क्या कहता है देखो, परवारा को क्या है नीलबंदे बांध भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। और किस नदी के ऊपर बनाया गया, आपका गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया है। फिर उसके बाद आती है कोयना परियोजना का महाराष्ट्र के अंदर है और ये कृष्णा नदी के ऊपर बनाई गई है। उसके बाद आती है आपकी तुंगभद्रा, इसमें क्या कहता है देखो, तुंगभद्रा परियोजना आपके आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर है और ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर बनाई गई है। उसके बाद आता है आपका मैटूर डैम है, जैसे मैटूर डैम का आपका तमिलनाडु के अंदर है और ये इसके ऊपर बनाया गया है, कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद आपका पेरियार इसको इदुक्की भी कहते हैं, जो केरल के अंदर है। और किसके ऊपर बनाया गया है, ये पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया आपका। उसके बाद क्या कहता है देखो, आपका नागार्जुन सागर डैम है, नागार्जुन सागर, ये का आपका आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है यह परियोजना। और किसके ऊपर बनाया गया है, कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। जैसे हीराकुंड उड़ीसा के अंदर आपका महानदी के ऊपर बनाया गया है। फिर बात आती है आपकी रिहंद की। देखो रिहंद के बारे में क्या कहता है देखो, आपका
रिहिंद परियोजना, यह आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहिंद इसी का नाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये रिहिंद पर, जो सोन नदी की सहायक नदी है। और दूसरा क्या बताया गया आपको, देखो इसके अंदर ये आपका दामोदर घाटी परियोजना, जिसके अंदर आपके 5 डैम बनाए गए हैं। मेथान, देखो इसके अंदर आपका ये 5 डैम के आपको नाम दिए गए हैं। मेथान, तिलैया, कोनार, बोकारो, पंचेत, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड के अंदर है। और किस नदी के ऊपर स्थित है, आपके दामोदर नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद क्या कहता है, देखो उसके बाद आती है आपकी परियोजना की बात। उसके अंदर क्या कह रहा है आपका, जैसे कोसी है, कोसी कहाँ भाई, आपकी बिहार के अंदर है ये। और आपके बताए गए हैं इसके अंदर, जैसे नरोरा था आपका उत्तर प्रदेश में था, और जैसे रामागुंडम बांध है आपका, वो कहाँ है, तेलंगाना के अंदर है, गोदावरी नदी पर। अलमट्टी बांध परियोजना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कृष्णा नदी के ऊपर है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। फिर आपका आता है चमेरा बांध, चमेरा बांध का आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है और ये रावी नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद आपका और इनके अतिरिक्त आपकी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, मैं इनको आपको एक पेज पर लिख कर आपको दिखा दूंगा भाई अलग से। ये जो आपकी बताई गई थी मुख्यतः यहाँ पर इतनी ही बताई गई थी। उसके बाद देखो क्या कहता है इसके अंदर, नदी परियोजनाओं के कारण अधिकतर हमें परेशानी तो उठानी पड़ती है, लेकिन कई बार इससे क्या हमारा जो क्षेत्र है वो बांध बनाकर उस क्षेत्र की बाढ़ को भी नियंत्रण किया जा सकता है। और उससे क्या कहता है, उससे आगे देखो यहाँ पर उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांधे भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में क्या होते हैं, असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा 2006 में महाराष्ट्र गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बांधों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु भरित स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यदि तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है और बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण या उसका विनाश हो रहा है, की समस्या भी बढ़ती है। यह माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी क्या हमारी बढ़ जाती है। और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। जो ये परियोजनाएं बनाई जाती हैं, इनके कारण क्या है, दूसरी चीज़ों को भी नुकसान पहुंच रहा है। जैसे वहाँ पर रहने वाली जो पेड़ पौधों की जनजाति है और साथ में जो जीव जंतु प्रजातियाँ, उनको भी उससे क्या है, बहुत ज़्यादा गहरा आघात पहुंचता है। उसके बाद क्या कहते हैं, देखो बात आती है अभी आपका वर्षा जल। वर्षा जल संग्रहण की बात आती है भाई। वर्षा का जल संग्रह हम किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो आपके इससे क्या बिल्कुल अनजान हैं कि वे वर्षा के जल को क्या है, स्टोर नहीं कर रही। इसमें क्या कहता है, देखो जो भी बारिश का हमें पानी प्राप्त होता है वो क्या है, हमें उसको क्या है, स्टोर करना चाहिए। क्योंकि पानी स्टोर करने से हमारी जो दैनिक आवश्यकता वो तो पूरी होती है, और साथ में जो हमारा भौम जल स्तर है वो भी क्या है, और ज़्यादा रिचार्ज होगा या और बढ़ेगा। क्योंकि जो बारिश का पानी छत से सीधा ज़मीन के अंदर जाएगा, वो क्या हमारा जो वाटर रिचार्ज लेवल है उसको रिचार्ज करेगा। जो वाटर लेवल है भूमिगत जल का, वो भी उससे क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया, देखो उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए हैं। कोई भी समाज जिसके दौरान रहता है, जिस क्षेत्र के अंदर रहता है, उसी प्रकार वहाँ पे उसको वो करने के, स्टोर करने के तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जैसे वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को गुल अथवा उनको कुल कहा जाता है। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है।
उसके बाद क्या कहता है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपनी खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जलवाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे भी बनाए जाते हैं। जैसे राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोड़ इसके उदाहरण वहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये देखो आपका इस तरीके से बारिश जल सीधा यहाँ पर आकर स्टोर वाटर लेवल को भी रिचार्ज कर रहा है। और देखो इसके अंदर जैसे चित्र के अंदर देखा हमने भाई किस तरीके से आपका पानी स्टोर करके उसका बाद में उसका उपयोग किया जा रहा है। और क्या कहता है देखो, बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भ्रमण, जैसे पीवीसी की पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जा सकता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन या फिल्टर किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज के अतिरिक्त जो आपका हौद बनाया है या जो टैंक बनाया है, जल कुएं तक भी ले जाया जा सकता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, बाद में इस जल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है देखो, जैसे एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। जैसे ये काजा गांव का चित्र दिखाया गया आपका, और ये कहाँ काजा गांव आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जिसमें जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है देखो, जैसे राजस्थान के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर क्या आपका पानी का प्रयोग किया जाता, जो विशेषकर अर्धशुष्क क्षेत्र जैसे बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक है, जिसे क्या कहा जाता है, टाका भी कहा जाता है। वो सब चीज़ें क्या वहाँ पर बनाई गई हैं। आगे क्या कहता है देखो, जो आपका अब फौलादी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घर की डलवा छत पर से पाइप द्वारा जुड़े हुए हैं और छत से वर्षा का पानी नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंच जाता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। और वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने के प्रयोग होता है और उसे संग्रहित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है, यानी कि घर के अंदर, इसके अंदर क्या देखो, जैसे आपका मकान बना दिया हमने और बारिश के ऊपर बारिश का पानी जो छत पे गिर रहा है और घर के अंदर से इधर पाइप जो घर का आंगन होता है उसके अंदर एक टैंक बना दिया जाता है, इसके अंदर आपका पानी स्टोर किया जाता है। टैंका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। उसके बाद क्या कहता है देखो, यदि इस जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का पानी उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनता है तो वर्षा जल, जिसे किस क्या कहा जाता है, पालर पानी भी कहा जाता है, जैसा इसे क्षेत्रों में पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टैंकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से भी राहत मिलती है। इसके अंदर ये देखो आपका ये बताया गया है। जैसे मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, या मौसिनराम विश्व की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। शिलोंग से 55 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्याओं का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। उसके बाद क्या कहता देखो, दुखद की बात तो यह है भी है कि आज पश्चिमी राजस्थान में जो आपकी इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है, जिसके कारण 12मासी या पूरे वर्ष के दौरान जल उपलब्ध रहता है, फिर भी कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर जो राजस्थान के अंदर टाका की उपलब्धता आज भी है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे जो नल का पानी पीना पसंद नहीं करते। भारत के कई इलाकों और शहरों में और गांव के अंदर ये जो तरीका है आपका जल संग्रहण का, ये आज भी प्रचलित है। जैसे कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव
गंडासुर में ग्रामीणों ने अपने घर पर जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित भी की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 हम देख सकते हैं, जो आपको ये दिखाया गया है। उसके बाद जो हमने पीवीसी वाला पढ़ा था उसके पीछे वाले में देखो, ये था आपका चित्र 3.4, ये वाला। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 बराई के साथ यह संग्रहण दक्षता 80% है और हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग करता है। 20 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग आपका ये देखो जो आपका पानी दिया गया है इसके अंदर 10 लाख लीटर जल क्या है संग्रहित कर लेता है, उसका स्टोर कर लेता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है भाई भारत के अंदर जहाँ हर एक घर के अंदर आपका छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाने का तरीका क्या है, बनाना आवश्यक कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीकों को नहीं अपनाता तो उसके ऊपर क्या है कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये देखो जो हमें ऊपर डायग्रामों के अंदर दिखाया गया है, इस तरीके से आपका वर्षा जल को भी स्टोर कर रहा है पाइप के द्वारा नीचे टैंक के अंदर आपका जा रहा है। जैसे मेघालय के अंदर नदियाँ और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंदे प्रति मिनट तक घटाकर पेड़ों पर छोड़ दिया जाता है। ये क्षेत्र आज भी इन चीज़ों का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर क्या पानी की नितांत कमी है। भाई भारत के उत्तरी भारत के अंदर भी लोगों को चाहिए कि वर्षा जल के पानी को क्या स्टोर किया जाए ताकि उस पानी को बाद में लंबे समय तक उसका प्रयोग किया जा सके या किया जाता हो, क्योंकि आने वाला समय ऐसा होगा जिसके अंदर आपके पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होगी।